नमस्कार, मैं शिवनारायण सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग डीबीएस कॉलेज कानपुर। और आज मैं बात करूंगा एमए द्वितीय सेमेस्टर के पाठ्यक्रम के बारे में। तो नई शिक्षा नीति के तहत जो एमए द्वितीय सेमेस्टर का पाठ्यक्रम है उसमें उसके प्रश्न पत्रों को कुल 5 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें से प्रथम प्रश्न पत्र जो है उसमें कोर विषय है। कोर का मतलब है यहाँ पर कि यह वैकल्पिक नहीं है, सिर्फ एक ही विषय है और अनिवार्य रूप से इसे पढ़ना है। इसका नाम है हिंदी गद्य का इतिहास। हिंदी काव्य का इतिहास इसके पूर्व आप पढ़ चुके हैं प्रथम सेमेस्टर में। द्वितीय सेमेस्टर में हिंदी गद्य का इतिहास पढ़ना है। तो गद्य का आविर्भाव कैसे हुआ है और गद्य का विकास कैसे हुआ है, ये पूरा इस पेपर के अंतर्गत आपको पहले पेपर के अंतर्गत पढ़ना है। इसके बाद इसमें द्वितीय प्रश्न पत्र है, यह भी कोर है। कोर से तात्पर्य है कि इसमें कोई विषय वैकल्पिक नहीं है, इसे अनिवार्य रूप से आपको पढ़ना है। और इसका शीर्षक है हिंदी नाटक तथा एकांकी। तो विशेष रूप से आपको नाटक तथा एकांकी पढ़नी है, क्योंकि इसके पूर्व प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत प्रथम सेमेस्टर में आपने हिंदी काव्य का इतिहास पढ़ा है। तो इसीलिए प्रथम सेमेस्टर के पश्चात द्वितीय सेमेस्टर में आप हिंदी गद्य का इतिहास पढ़ेंगे। उसी प्रकार से चतुर्थ प्रश्न पत्र प्रथम सेमेस्टर में आपने उपन्यास तथा कहानियों के विषय में पढ़ा है, हिंदी उपन्यास तथा हिंदी कहानियाँ। तो द्वितीय प्रश्न पत्र कोर विषय के अंतर्गत आप हिंदी नाटक तथा एकांकी पढ़ेंगे। इसके पश्चात जो तीसरा प्रश्न पत्र है यह इलेक्टिव है, यानी यह वैकल्पिक है, यह कोर नहीं है। इसमें 2 विषय हैं, जिनमें से मीडिया लेखन तथा सृजनात्मक लेखन है। आपको मीडिया लेखन यहाँ पर पढ़ने को मिल जाएगा। तो मीडिया लेखन के अंतर्गत क्या क्या है ये अभी आपको अगली कड़ी में इसी में बताते हैं। इसके पश्चात जो चौथा प्रश्न पत्र है इसका शीर्षक है चतुर्थ प्रश्न पत्र इलेक्टिव, यानी यह भी वैकल्पिक है। इसमें भाषा प्रौद्योगिकी और शोधात्मक लेखन, तो इसमें आपको भाषा प्रौद्योगिकी पढ़ने को मिलेगा। तो इसके पश्चात एक 5वां प्रश्न पत्र भी है, जिसका शीर्षक है लघु शोध परियोजना। तो आपको एक लघु शोध भी तैयार करना है। और लघु शोध यानी किसी एक विषय पर आपको एक तरह से रिसर्च करनी है, एक तरह से एक छोटी सी पीएचडी कह सकते हैं लघु शोध परियोजना को। तो कोई एक विषय होगा जिस पर आपको एक सिनॉप्सिस बनानी होगी और उसके साथ ही साथ उस पर आपको पूरा एक रिसर्च की तरह का मटेरियल तैयार करना होगा। ये भी 100 नंबर का होगा। तो ये 5 प्रश्न पत्र 100 नंबर के होंगे और इस तरह से कुल 500 का पूर्णांक तैयार होगा। तो प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी गद्य का इतिहास जो है, इसके अंतर्गत 5 इकाइयों में यह प्रश्न पत्र बटा है और किस इकाई में क्या पढ़ना है इसे भी देख लेते हैं। तो हिंदी गद्य का इतिहास प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आपको पढ़ना है। और इसमें हिंदी कथा साहित्य का इतिहास, तो हिंदी कहानी की शुरुआत कैसे हुई है इसके विषय में आपको जानना है। और हिंदी उपन्यास की शुरुआत कैसे हुई है इसके विषय में यहाँ पर जानना है। तो हिंदी कथा के अंतर्गत कहानी और उपन्यास, इन दोनों के विषय में आपको इस प्रश्न पत्र की पहली इकाई के अंतर्गत समझना होगा कि हिंदी कहानी का विकास कैसे हुआ है और हिंदी उपन्यास का विकास कैसे हुआ है। इसके पश्चात दूसरी यूनिट है, इसमें हिंदी नाट्य साहित्य का इतिहास, यानी हिंदी नाटक कब से शुरू हुए हैं। और इसी के अंतर्गत आप एकांकी भी पढ़ेंगे। तो हिंदी नाटक और एकांकी की शुरुआत कब से हुई है और किस तरह से उसका विकास हुआ है, इसके विषय में आपको इस दूसरी इकाई के अंतर्गत पढ़ना है। तीसरी इकाई है, इसके अंतर्गत विषय है हिंदी के अन्य गद्य विधाओं का इतिहास। अन्य गद्य विधाएं यानी कि जैसे निबंध है, आलोचना है और रिपोर्टाज है, फिर से आलोचना और पत्र साहित्य। तो इन सब विषयों को आपको पढ़ना है। हिंदी निबंध कैसे विकसित हुआ है, प्रथम हिंदी निबंध कौन सा है, हिंदी निबंधों के पूरी जानकारी आपको मिलेगी। रिपोर्टाज कब से लिखे जाने शुरू होते हैं, पहला रिपोर्टाज कौन है हिंदी का, और अभी रिपोर्टाज के लेखन में क्या चल रहा है। आलोचना, हिंदी आलोचना का विकास कब से शुरू होता है, हिंदी आलोचना किन किन पड़ावों से होकर गुजरी है। इस पूरी गद्य के पूरे विषयों की जानकारी आपको इसी प्रश्न पत्र के अंतर्गत होगी। पत्र साहित्य कब से लिखा जाना शुरू होता है, हिंदी का प्रथम पत्र साहित्य कौन सा है, और ढेर सारी बातें आपको
इसके अंतर्गत संस्मरण के अंतर्गत क्या क्या आता है, और इसके विषय में भी आपको इस प्रश्न पत्र में जानने को मिलेगा। इसके अतिरिक्त रेखा चित्र संस्मरण से ही मिलती जुलती चीज़ होती है, तो संस्मरण और रेखा चित्र में क्या अंतर है, दोनों लगभग एक जैसे होते हैं, तो इनके बीच में मूल अंतर क्या है, इनको भी आपको समझना होगा। और रेखा चित्र क्या है, संस्मरण क्या है, इसको विस्तृत अध्ययन यहाँ पर किया जाएगा। साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू, साक्षात्कार गद्य साहित्य की एक विधा है, इसको भी आपको पढ़ना है। आत्मकथा और जीवनी, इनमें भी थोड़ा अंतर है, किसी एक विशेष व्यक्ति के जीवन का वृत्त होता है आत्मकथा भी और जीवनी भी। फ़र्क इतना है कि जीवनी वो व्यक्ति नहीं लिखता है जिसके बारे में विषय वस्तु होती है। जैसे यदि प्रेमचंद के बारे में प्रेमचंद स्वयं अपनी पूरी ज़िंदगी की वर्णन करेंगे, वृत्त लिखेंगे, तो वह आत्मकथा कहलाएगा। लेकिन अगर प्रेमचंद के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति उनके जीवन का वृत्त लिखेगा तो वह जीवनी कहलाएगी। तो जीवनी साहित्य कब से शुरू होता है, आत्मकथा साहित्य कब से शुरू होता है, इसकी पूरी जानकारी आपको इस यूनिट के अंतर्गत होगी। इसके पश्चात चौथी यूनिट, और चौथी यूनिट में आएगा आपका पत्र पत्रिकाएं तथा अन्य गद्य लेखन। तो कौन सी पत्र पत्रिकाएं हैं जो इस समय हिंदी साहित्य में पढ़ाई निकल रही हैं और उनकी महत्ता क्या है, इसके अतिरिक्त अन्य गद्य लेखन के विषय में भी आपको जानकारी मिलेगी। तो कुल मिलाकर 4 यूनिट में विभाजित है प्रथम प्रश्न पत्र। इसके विषय में आपको इस पूरे सेमेस्टर में पढ़ना है। अब बात करते हैं हम दूसरे प्रश्न पत्र की। तो दूसरे प्रश्न पत्र का जो नाम है, इसके अंतर्गत कुछ किताबें अगर आप चाहें तो खरीद सकते हैं इस विषय को पढ़ने के लिए। जैसे कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो रामचंद्र शुक्ल की किताब है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त हिंदी साहित्य की भूमिका, हजारी प्रसाद द्विवेदी की किताब रीति काव्य की भूमिका, और डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास। तो खासकर ये किताब तो अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसको आप ज़रूर इसके लिए पढ़ सकते हैं। और इसके अतिरिक्त भी कुछ किताबें हैं, जैसे कि हिंदी साहित्य और इतिहास दृष्टि, मैनेजर पांडे की यह किताब अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इसके अतिरिक्त आप दूसरी किताब के रूप में देख सकते हैं हिंदी साहित्य, एक और किताब इन्हीं की, साहित्य और इतिहास दृष्टि। तो साहित्य और इतिहास दृष्टि मैनेजर पांडे की दूसरी किताब। वैसे किताबें तो सारी महत्वपूर्ण है, लेकिन अति महत्वपूर्ण किताबों पर मैं चिन्ह लगा दे रहा हूँ। इसके अतिरिक्त हिंदी का गद्य साहित्य रामचंद्र तिवारी, ये अत्यंत महत्वपूर्ण बुक है, खासकर नेट जेआरएफ की परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसको ज़रूर खरीद सकते हैं। हिंदी का गद्य साहित्य रामचंद्र तिवारी, लगभग 1000 रुपये के आसपास ये पुस्तक मिलेगी। इसके बाद एक किताब आप खरीद सकते हैं इसी में, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी, ये भी महत्वपूर्ण किताब है। इतनी किताबों का अध्ययन इस यूनिट के लिए अगर आप खरीदते हैं तो आपकी इस यूनिट अन्य पेपर्स के लिए और इस पेपर के लिए भी, खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी अति महत्वपूर्ण और उपयोगी किताबें साबित हो सकती हैं ये। इसके पश्चात बात करते हैं द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत। द्वितीय प्रश्न पत्र भी कोर है, यानी कि यह भी इलेक्टिव नहीं है, केवल एक ही विषय है और इसी को आपको चुनना है। इसके अंतर्गत 4 इकाइयाँ फिर से हैं एक बार, और पहले इकाई के अंतर्गत चूँकि ये नाटक और एकांकी पर आधारित है, तो पहले इकाई में आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक भारत दुर्दशा पढ़ना है, जो कि महत्वपूर्ण नाटक है। और भारत दुर्दशा के अंतर्गत उन्होंने भारत के उस समय के तत्कालीन 1880 के आसपास का जो भारतीय समाज था उसको चित्रित किया है। तो ये पूरा ब्यौरा आप भारत दुर्दशा में देख पाएंगे। इसके पश्चात जयशंकर प्रसाद ने एक नाटक लिखा था जिसका नाम है ध्रुव स्वामिनी। और दरअसल ध्रुव स्वामिनी नाटक स्त्री मुक्ति की कहानी है कि स्त्री का जीवन, जो कि यदि वैधव्य के पश्चात स्त्री का जीवन कैसा हो, उसके लिए क्या विकल्प हैं, यदि किसी के पति की मृत्यु हो जाती है या फिर तलाक के बाद स्त्री का जीवन कैसा हो, इसी को आधारित करके यह नाटक लिखा गया है जिसका नाम है ध्रुव स्वामिनी। और एक अत्यंत महत्वपूर्ण नाटक है जिसका नाम है आषाढ़ का एक दिन, जो कि मोहन राकेश जी ने लिखा है। 1958 ईस्वी में इसको लिखा गया था। और इस नाटक की विशेषता यह है कि ये सत्ता और सृजनशीलता के बीच के द्वंद्व को दिखाने वाला
नाटक है। सत्ता और सृजनशीलता कि ये जो सत्ता है, यानी जो एक तरह से कह सकते हैं कि जो रूलिंग करने की, या जैसे उस समय के अगर दौर में देखा जाए तो कालिदास को एक तरफ तो राज्य मिल जाता है, एक तरफ वो लेखक बनना चाहता है। इस अंतर्द्वंद से जूझते हुए व्यक्ति की कहानी और उस पर बीच में एक प्रेम कहानी भी, कि प्रेम, सत्ता और लेखन, इन तीनों के बीच कैसे सामंजस्य स्थापित हो, ये इस नाटक की केंद्रीय भूमिका है या केंद्रीय तत्व है। पूरा नाटक पढ़ने के पश्चात आप उसको समझ पाएंगे। इसके पश्चात एक राम कुमार वर्मा जी की एकांकी है, आपको 4 एकांकियाँ पढ़ने के लिए मिलेंगी। कौमुदी महोत्सव, ये राम कुमार वर्मा एकांकी के रूप में अति महत्वपूर्ण एकांकीकारों में जाने जाते हैं, या सबसे महत्वपूर्ण एकांकी हिंदी के एकांकीकारों में जाने जाते हैं। और इसी प्रकार से एक भोर का तारा नाम का भी एकांकी है, जो कि जगदीश चंद्र माथुर जी ने लिखी है। और अगली स्ट्राइक नाम की एकांकी जो कि भुवनेश्वर जी ने लिखी है। और लक्ष्मी का स्वागत उपेंद्र नाथ अस्क द्वारा लिखी गई एकांकी। तो इतनी रचनाओं का आपको अध्ययन करना है इस यूनिट के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं तीसरे प्रश्न पत्र की, और इस तीसरे प्रश्न पत्र के अंतर्गत आपको मीडिया लेखन पढ़ने के लिए मिलेगा। मीडिया लेखन, मीडिया यानी माध्यम, मीडिया की ही हिंदी होती है माध्यम, तो जहाँ जहाँ माध्यम लिख कर आएगा उसका मतलब मीडिया ही है। जैसे माध्यम लेखन का स्वरूप यानी मीडिया लेखन का स्वरूप, मीडिया के लिए जो लिखा जाता है उसका स्वरूप कैसा होता है, पहले इकाई के अंतर्गत आपको यह जानने को मिलेगा। मीडिया लेखन और सृजनात्मक लेखन में क्या अंतर है, यानी जो सृजनात्मक लेखन होता है, सृजनात्मक यानी बिल्कुल नया लेखन, जैसे कोई प्रेमचंद ने कोई उपन्यास लिख दिया, प्रसाद ने कोई नाटक लिख दिया, यह सृजनात्मक लेखन है। तो मीडिया लेखन और सृजनात्मक लेखन में क्या समानताएं हैं और क्या वैषम्य हैं, यह आपको जानना है। इसी प्रकार से मीडिया लेखन का महत्व क्या है और इसकी उपयोगिता क्या है, ये 3 बिंदु आपको इकाई 1 के अंतर्गत समझनी है। मीडिया लेखन कैसा स्वरूप होता है, मीडिया लेखन और सृजनात्मक लेखन में क्या अंतर हैं और क्या समानताएं हैं, तथा मीडिया लेखन का क्या महत्व है और क्या उपयोग है। मैं फिर से बता रहा हूँ कि जहाँ जहाँ माध्यम लिखा है उसका मतलब मीडिया है, तो माध्यम लेखन यानी मीडिया लेखन। दूसरी इकाई के अंतर्गत आपको पढ़ना है मीडिया लेखन के प्रमुख बिंदु, यानी माध्यम लेखन के प्रमुख बिंदु कौन कौन से हैं। जैसे कि परिचर्चा पहली बिंदु है, पहला टॉपिक होता है। परिचर्चा के अंतर्गत कई सारी बातें आ सकती हैं जो मीडिया लेखन से जुड़ती हैं, जैसे कि विचार, अवधि यानी समय, कितने समय तक के लिए लिखा जाएगा, कितनी तरह से, और व्यय, आर्थिक व्यय, किस तरह से कितना आर्थिक व्यय होता है इसमें, स्वरूप, भाषा, मीडिया लेखन की भाषा कैसी हो, क्योंकि साहित्य के भाषा अलग होती है और मीडिया लेखन चूँकि एक तरह से ये किसी, इसमें कलात्मकता या शिल्प का बहुत कम महत्व होता है, इसीलिए इसकी भाषा भी बदल जाती है। उसी प्रकार से दृश्य परिकल्पना, इसके अतिरिक्त शोध के अंतर्गत विद्युत उपकरण तथा संगीत, अभिनेता, वाचक, वेशभूषा। प्रारूप की अगर बात किया जाए तो प्रारूप के अंतर्गत 1 लाइन स्टोरी, कच्ची रूपरेखा बनाई जाती मीडिया लेखन के लिए, या तो 1 लाइन स्टोरी होगी या फिर कच्ची रूपरेखा भी पहले बनाई जाती है, फिर उसको एक वास्तविक स्वरूप प्रदान किया जाता है। कथा के आधार पर दृश्य क्रम, कथा के आधार पर संवाद, कैमरामैन, संगीत, ध्वनि, प्रकाश व्यवस्था, निर्देश सहित विश्लेषण या जांच, ये सारी चीज़ें द्वितीय इकाई के अंतर्गत या दूसरी इकाई के अंतर्गत आएंगी। तीसरी इकाई जो है इसके अंतर्गत हम समझेंगे श्रव्य माध्यम। श्रव्य माध्यम यानी वह मीडिया का माध्यम जिसमें केवल सुन करके जानकारी प्राप्त होती है। तो जैसे कि रेडियो, जिसमें देखने की सुविधा नहीं उपलब्ध होती है, केवल सुनने की सुविधा उपलब्ध होती है, उसे श्रव्य कहते हैं। श्रव्य मतलब सुनना, तो श्रव्य माध्यम यानी सुनने द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है, जानकारी प्राप्त होती है, वैसा मीडिया। इसके अंतर्गत समाचार लेखन आएगा, समाचार लेखन वार्ता, रेडियो नाटक, जैसे कोई रेडियो में कोई नाट्य मंचन किया जाता है जिसमें केवल ध्वनि सुनाई देती है, हम देख कुछ नहीं सकते हैं, लेकिन नाटक के संवाद बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे कोई नाट्य मंचन किया जा रहा हो सच में, लेकिन सिर्फ आवाज़ का ही मंचन होता है। फीचर लेखन का स्वरूप तथा प्रविधि। इसके पश्चात दृश्य श्रव्य माध्यम। दृश्य श्रव्य माध्यम मतलब ऑडियो विजुअल मीडिया, जिसमें ऑडियो भी होगी और वीडियो भी होगा, उसे कहते हैं दृश्य श्रव्य माध्यम। इसके अंतर्गत देखने और सुनने दोनों के माध्यम होते हैं, जैसे कि दूरदर्शन, यानी कि टीवी में जो हम कुछ भी देखते हैं वो दृश्य श्रव्य माध्यम के अंतर्गत ही आएगा। इसके अतिरिक्त वृत्त चित्र
ये सब टेलीफिल्म, धारावाहिक, लेखन का स्वरूप, ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आएंगी। और चौथी जो इकाई है, इकाई 4, इसके अंतर्गत सोशल मीडिया लेखन में नवाचार। तो सोशल मीडिया के माध्यम से लेखन में क्या नवाचार, क्या नया किया जा सकता है। जैसे गैर कथात्मक लेखन में नवाचार। गैर कथात्मक मतलब कहानी, उपन्यास, इनसे अलग हटकर लेखन में क्या कुछ नया किया जा सकता है। गैर कथात्मक यानी कहानी और उपन्यास इनसे अलग। उसी प्रकार से ब्लॉग लेखन, ब्लॉग यानी जो लोग ब्लॉग लिखते हैं या ब्लॉग लेखन जो आजकल बहुत पॉपुलर भी हो रहा है, उसका परिचय, ब्लॉग लेखन क्या है और उसकी विशेषताएं क्या हैं, इसके बारे में। और आखिरी में इसका है ब्लॉग लेखन परिचय एवं वैशिष्ट्य। तो यहीं से यह प्रश्न पत्र भी समाप्त हो जाएगा। तो ये तीसरा प्रश्न पत्र था। इसके बाद हम बात करेंगे अब चौथे प्रश्न पत्र की। तो चौथे प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे एमए द्वितीय सेमेस्टर के चौथे प्रश्न पत्र के अंतर्गत भाषा प्रौद्योगिकी का। तो भाषा प्रौद्योगिकी यानी एक तरफ ये भाषा भी है, दूसरी तरफ प्रौद्योगिकी भी है। तो भाषा के क्षेत्र में क्या नया हो रहा है, विज्ञान से किस प्रकार से भाषा जुड़ती है, विज्ञान और भाषा में क्या संबंध है, अंतर संबंध हुए हैं अभी हाल फिलहाल वर्षों में, इन्हीं सब के बारे में जानकारी यहाँ पर भाषा प्रौद्योगिकी पेपर के अंतर्गत हमें मिलेगी। तो क्या भी 4 इकाइयों में बटा हुआ है पेपर। पहले इकाई के अंतर्गत भाषा का अर्थ तथा महत्व, इसको पढ़ना है। भाषा का क्या अर्थ होता है और भाषा का क्या महत्व है। जैसे कहा जाता है कि भाषा विचारों को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम होती है, इसी तरह से कई बार यह भी कहते हैं कि भाषा सिर्फ विचारों को अभिव्यक्त करने का ही माध्यम नहीं होती, बल्कि भाषा विचार करने का भी माध्यम होती है। हम क्या विचार करेंगे उसे भी हम भाषा में ही करते हैं। तो इस तरह से भाषा के क्या अर्थ हैं, भाषा का क्या महत्व है, इस पूरे संदर्भ को हम पहली इकाई के इस पहले बिंदु के अंतर्गत समझेंगे। दूसरा बिंदु है पहले इकाई के अंतर्गत भाषा और प्रौद्योगिकी का संबंध। प्रौद्योगिकी चूँकि विज्ञान से जुड़ती हुई चीज़ है और भाषा साहित्य से, तो इन दोनों का आपस में क्या संबंध है, इस विषय को हम जानेंगे। तीसरा बिंदु है इसी के अंतर्गत वर्तमान परिदृश्य में प्रौद्योगिकी की आवश्यकता। चूँकि वर्तमान दौर प्रौद्योगिकी का ही है, टेक्नोलॉजी का ही है, तो ऐसे दौर में टेक्नोलॉजी की कितनी आवश्यकता है और साहित्य में टेक्नोलॉजी कितना ज़रूरी है, कितनी उसकी ज़रूरत को साहित्य महसूस करता है टेक्नोलॉजी को, प्रौद्योगिकी को, इस बात की हम जानकारी तृतीय बिंदु के अंतर्गत रखेंगे। और चौथे बिंदु पर हम बात करेंगे डिजिटल हिंदी स्वरूप और संभावनाएं। चूँकि डिजिटलाइजेशन का दौर है, हर क्षेत्र में डिजिटलीकरण हो रहा है, तो ऐसे में क्या हिंदी इससे बच पाएगी और हिंदी में डिजिटल की कितनी संभावनाएं हैं और हिंदी में डिजिटलीकरण कितना हुआ है, इन सब बारे में हम जानेंगे। इसके पश्चात जो दूसरी इकाई है, इसके अंतर्गत हम बढ़ेंगे हिंदी टंकण, यानी कि हिंदी जो टाइपिंग होती है उसके बारे में। तो जैसे कि लिपि होती है हिंदी की, फॉन्ट, इन सब बारे में, जो यूनिकोड वगैरह हैं। यूनिकोड यानी जो पहले ढेर सारे फॉन्ट होते थे, जैसे मंगल फॉन्ट होता था, कृतिदेव होता था, अब आजकल तो यूनिकोड के अंतर्गत सब समाहित हो गया है। तो इन सब के बारे में हम यूनिकोड क्या है, कृतिदेव क्या है, मंगल फॉन्ट क्या है, इन सब के बारे में जानेंगे। कीबोर्ड लेआउट, इसके बारे में यहाँ पर ही जानने को मिलेगा। फॉन्ट में परिवर्तन कैसे करते हैं, एक फॉन्ट से दूसरे फॉन्ट में कैसे चेंज लाते हैं, कैसे परिवर्तन लाते हैं, इसके बारे में भी हम इसी के इकाई के अंतर्गत समझेंगे। इसी प्रकार से जो ये फॉन्ट परिवर्तन है, इसके पश्चात टंकण संकेत यानी टाइपिंग जो संकेत हैं, हिंदी में वर्तनी परीक्षण, हिंदी में जो स्पेलिंग है उसका परीक्षण कैसे करेंगे, उसकी जांच कैसे करेंगे उसको। इसके पश्चात वर्तनी परीक्षण प्रणाली, मानक तथा अमानक प्रयोग, इसको भी हम दूसरी इकाई के अंतर्गत ही पढ़ेंगे। इसके पश्चात तीसरी इकाई आती है और तीसरी इकाई के अंतर्गत लिप्यांतरण यानी लिपि में अंतरण कैसे करते हैं एक लिपि से दूसरे लिपि में। ध्वनि तथा लिपि चिन्ह, लिपि यानी जिस फॉर्म में कोई चीज़ लिखी जाती है वह लिपि है। जैसे मान लीजिए कि देव, ये जो लिखा हुआ है ये किसी भाषा में ना होकर ये इसकी लिपि ये है का, ये जो का लिखा हुआ है ये देवनागरी लिपि में लिखा है। ये इसे हम पढ़ेंगे तो का ही, लेकिन ये है देवनागरी लिपि में। इसी प्रकार जो ये लिखा है ये भी का ही लिखा हुआ है, लेकिन ये का जो लिखा है ये रोमन लिपि में है। फर्क इतना है, ये देवनागरी में है और ये रोमन में है। दोनों को पढ़ेंगे का ही, ये भी का है और ये भी का है। तो इसी तरह से हम समझेंगे यहाँ पर कि
लिपि और ध्वनि में क्या अंतर है, लिपि और ध्वनियाँ क्या होती हैं, इस विषय को हम समझेंगे इसके अंतर्गत। देवनागरी जो लिपि है तथा देवनागरी लिपि का विकास कैसे हुआ है और अन्य कौन कौन सी लिपियां हैं जो भारत में हैं या अन्य जगहों पर भी, उनके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे इसी प्रश्न पत्र के तीसरी इकाई में। तीसरी इकाई के अंतर्गत ही हम पढ़ेंगे विशिष्ट वर्ण तथा लोगोग्राम, और इसके अंतर्गत चौथी जो बिंदु है कोश प्रयोग तथा कंप्यूटर पर कोश निर्माण, और फिर पाँचवें के अंतर्गत शब्द वर्ग निर्धारण तथा मशीनी संसाधन। तो ये कुछ जो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए चीज़ें हैं, इनको हम लिपि अंतरण के अंतर्गत तृतीय इकाई में पढ़ेंगे। और आखिरी जो इकाई है इसके अंतर्गत हम चौथी इकाई है हिंदी की डिजिटल स्थिति। तो हिंदी की वर्तमान में डिजिटल स्थिति कैसी है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसकी उपयोगिता क्या है डिजिटलाइजेशन की हिंदी में डिजिटल की प्रयोग विधि क्या है, और हिंदी ई सामग्री की उपलब्धता, हिंदी में कितनी जो इलेक्ट्रॉनिक सामग्री हैं, इंटरनेट की सामग्री हैं, इंटरनेट पर हिंदी की कितनी उपलब्धता है, इसके बारे में हम समझेंगे कि इंटरनेट पर हिंदी में क्या क्या जानकारी इस समय उपलब्ध है हिंदी साहित्य की, या इसके विषय में हम पढ़ेंगे इस यूनिट में। इंटरनेट पर हिंदी डोमेन, इंटरनेट पर हिंदी का क्या क्या डेटा मौजूद है, और हिंदी भाषा शिक्षण और ई लर्निंग तथा ई पाठशाला, इसके बारे में जानेंगे। यानी कि इंटरनेट पाठशाला, कुल मिलाकर इंटरनेट के माध्यम से हिंदी पर कितना विकास हुआ है, हिंदी के जो पाठ्य सामग्री हुआ इंटरनेट पर कितनी उपलब्ध है, इन सब की जानकारी हमें इसी प्रश्न पत्र के अंतर्गत होगी। तो इस तरह से ये चारों प्रश्न पत्र थे, और पांचवा प्रश्न पत्र इसके अंतर्गत जो है वह परियोजना का है, यानी लघु शोध परियोजना, जिसमें कोई एक विषय होगा जिस पर सिनॉप्सिस बनानी है। इस सेमेस्टर में, नहीं द्वितीय सेमेस्टर में आपको सिनॉप्सिस बनाकर तैयार करनी है। सिनॉप्सिस कैसे बनाते हैं इसके लिए किसी अन्य वीडियो पर बात करेंगे।